हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी, इंडियन नेवी रिटायर्ड, एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम वेयर टू यूज़ फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस और दूसरे कई तरह के प्रतियोगी एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरे बारे में मैं राजकुमार सोनी, इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग एंड एकेडमिक इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी, टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिया। रिटायरमेंट के बाद मैंने अपनी एकेडमी खोली है, मिलिट्री एकेडमी, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। वाई एम आई रिमार्केबल फॉर दिस? जी हाँ व्यूवर्स, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, या मैं क्या क्वालिफिकेशन है बेसिकली। इसके कई सारे रीजन हैं। दो मेन रीजन मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। पहले कि आई वॉज कमेंडेड बाय द वाइस एडमिरल, विच इज द सेकेंड हाइएस्ट रैंक इन द इंडियन नेवी, एंड आई वॉज कमेंडेड इन 2012। एंड मुझे जो ये कमेंडेशन मिला है, जो प्रशंसा पत्र मिला है, वो मेरे कमिटमेंट, परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के लिए, जो कि एक बहुत हाई ऑर्डर का था। जी हाँ, एक बहुत हाई स्टैंडर्ड का था। इसके अलावा मेरे पास आई हैव अर्नड एडवांस्ड इंग्लिश लेवल C1 एंड अपर इमीडिएट लेवल B2 सर्टिफिकेशन फ्रॉम कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंस, दैट इज CFR एंड ब्रिटिश काउंसिल। ये जो CFR है उसका सर्टिफिकेट है, जो एफसेट ने एग्जाम कंडक्ट किया था, और ये ब्रिटिश काउंसिल का। बेसिकली CFR क्या है? ये यूरोपियन कंट्रीज में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लैंग्वेज के स्टैंडर्ड का असेसमेंट करती है। जी हाँ, आपको एक फॉरेन लैंग्वेज पे, मे बी इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज पे कितनी कमांड है, क्या स्टैंडर्ड है आपका, उसका ये लेवल देखते हैं। इस एग्जाम में बेसिकली 6 स्टैंडर्ड है: A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2। सो द हाईएस्ट स्टैंडर्ड इज C2। आई हैव गॉट C1, और इसके बाद वाला जो लेवल होगा वो C1 होगा। इट मीन्स आई हैव डन वेल। दूसरा, जो ब्रिटिश काउंसिल, एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिटेन की, ये क्या करते हैं, ये एजुकेशन एंड कल्चरल पार्ट पे काम करते हैं, और इनकी कोचिंग भी हैं, कई सारे वेबसाइट भी हैं जो कई तरह के कोर्सेज कराते हैं। बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ से मैंने B2 जो है सर्टिफिकेट एक्वायर किया है। ओके, इस लेसन का डिस्क्रिप्शन, बेसिकली टाइम एंड टेंस इज वन ऑफ द बैकबोन्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड फॉर exercises of voice narration, question tag, spotting error, sentence correction, fill in the blanks, transformation, etc. This informative video shares comprehensive knowledge of where to use future tense with examples. Viewers ध्यान देंगे, जैसा कि हम सब जानते हैं, बचपन से ही हम टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन इस लेवल में आने के बाद आपको कहाँ पे किस तरह का यूसेज करना है वो हम जानेंगे। और हम जानते हैं कि केवल टेंस पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं। ये जो टेंस है ये बैकबोन है, और इस टेंस के बुनियाद पर ही आप वॉइस नरेशन और जितने ये सब लिखे हुए हैं सारी चीज़ों में आप बेहतर कर पाएंगे, और तभी जाके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश या इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है किसी भी एग्जाम में आप क्वालिफाई करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। व्यूवर्स, इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, एक प्रेजेंट टेंस के ऊपर, एक पास्ट टेंस के ऊपर। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आपके जो भी कंफ्यूजन है प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस से, जी हाँ, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, सारे जो आपकी दुविधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। बिलीव मी, टाइम एंड टेंस का आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इवन इट विल बिकम योर फेवरेट टॉपिक। अब हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट, या जिसको आप सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं। सिंपल बात है, कोई भी टेंस है यदि इंडेफिनिट है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट है तो सिंपल पास्ट बोलते हैं। यहाँ पर भी सेम बात लागू है, आप फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। इसकी पहचान क्या है? बहुत ईजी है, हम नॉर्मल बात करते हैं। इंडेफिनिट का मतलब ये है कि कोई काम फिक्स नहीं है, और फ्यूचर मतलब गा गे गी। नॉर्मल जो भविष्य में जो चीज़ें होती है उसके बारे में, जैसे वह किताब पढ़ेगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, द आर्मी विल पार्टिसिपेट इन द बायलैटरल मीटिंग विद चाइना। यस, इंडियन आर्मी जो है चाइनीज
आर्मी के साथ बायलैटरल मीटिंग, द्विपक्षीय मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगी, भाग लेगी। सो ये नॉर्मल एक इंसिडेंट है जो फ्यूचर में होने वाला है। सो उसको हम किस में करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। दूसरा कुछ सम मोर एग्जांपल्स, वी शैल विजिट टेम्पल, हम लोग मंदिर जाएंगे। ही विल नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखेगा। विल ही राइट अ लेटर, वह क्या वह पत्र लिखेगा। वाई विल ही राइट अ लेटर, वह पत्र क्यों लिखेगा। हु विल राइट अ लेटर, वह पत्र कौन लिखेगा। सो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, दूसरा अब हम बात करेंगे कि भाई फ्यूचर इंडेफिनिट यूज कहाँ पे होता है। हमने प्रेजेंट पास्ट का पढ़ लिया था कि कहाँ पे हैबिट वाली बात होगी, कोई काम चल रहा है, कोई काम बहुत पहले हो गया। सो इस तरह के एग्जाम्पल। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ पे करेंगे। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि कोई काम यदि भविष्य काल में सामान्य रूप से हुआ है, जी हाँ, फ्यूचर में होने वाला है, न कि हुआ है, फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा, फ्यूचर मतलब भविष्य में होगा। सो आप उसको किस में बताएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो जो ये जो एग्जाम्पल से दोनों, ये वही भविष्य में काम सामान्य रूप से होगा, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। दूसरा, जब वाक्य में आपको टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक एटसेट्रा का प्रयोग हो। सो व्यूअर्स ध्यान देंगे, यदि किसी वाक्य में आप देखिए, सिंपल सी बात है, हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, मतलब भविष्य की ही बात होगी। तो भविष्य की जब बात होगी तो टुमारो मतलब आने वाला कल, नेक्स्ट ईयर अगले साल, अगले महीने, अगले सप्ताह एटसेट्रा। तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या बताते हैं कि कोई काम भविष्य में ही होने वाला है। ओके, सो जब भविष्य क्या, तो ये जब वर्ड्स आते हैं इसका मतलब क्या है, वो जो सेंटेंस है वो फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। और उसमें भी थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाए हम, तो वो नॉर्मली फ्यूचर इंडेफिनिट का एग्जाम्पल्स होगा या सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ब्लैक में है वो करेक्ट है, ग्रीन में है करेक्ट है, रेड वाले गलत हैं। आपको बेहतर समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ऐसे दिया है। सो कैंडिडेट्स विल टेक देयर एग्जाम नेक्स्ट ईयर। बहुत सिंपल बात है, कैंडिडेट जो हैं, कैंडिडेट जो अभ्यर्थी हैं वो क्या करेंगे, अगले साल अपना एग्जाम लेंगे, सिंपल। लेकिन यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप नेक्स्ट ईयर का यूज हुआ है। यदि आप इसी सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में ना बता के आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताएंगे तो गलत होगा। कैसे, कैंडिडेट सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, कैंडिडेट्स टेक देयर एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो अभ्यर्थी हैं वो अगले साल एग्जाम लेते हैं, तो ये कोई सेंस नहीं हुआ। ओके, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यदि आप पास्ट इंडेफिनिट में इसको यूज करते हैं, कैंडिडेट्स टुक देयर एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कैंडिडेट अगले साल एग्जाम लिए, ऐसा तो मीनिंग है नहीं। इसका मतलब ये दोनों एग्जाम्पल्स गलत है। सो बेसिकली इंटेंशन ये है कि इस तरह के आपका जब वर्ड यूज हुआ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक या कुछ और, ओके, नेक्स्ट डे एटसेट्रा, सो आप फ्यूचर इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे, न कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, न कि पास्ट इंडेफिनिट। ओके, आप यदि आपको यूज करना ही है, लग रहा है कि नहीं भाई मुझे पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है, तो आप क्या यूज करेंगे, कैंडिडेट्स टुक देयर एग्जाम्स लास्ट ईयर। और व्यूअर्स, मैं यहाँ पे आपका 30 सेकेंड अटेंशन चाहूंगा। कई बार एग्जाम में नेक्स्ट का लास्ट और लास्ट का नेक्स्ट स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन में आ जाता है, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन में दे दिया रहता है। सो आपको ध्यान रखना है कि कहीं यस्टरडे का टुमारो तो नहीं है, टुमारो का यस्टरडे तो नहीं है। ओके, सो टुमारो मतलब फ्यूचर के टेंस का एग्जाम्पल, और यदि यस्टरडे है तो पास्ट टेंस का एग्जाम्पल्स होगा। सो अकॉर्डिंग टू मीनिंग आप सुटेबल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, वी शैल गो टू कॉलेज नेक्स्ट मंथ। जी हाँ, अगले महीने हम लोग कॉलेज जाएंगे। यदि आप इसी सेंटेंस को आप ये बोलते हैं वी गो टू कॉलेज नेक्स्ट मंथ, सो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। यदि आपको यूज करना ही है कि नहीं भाई मैं पास्ट टेंस यूज करूंगा, सो आप ऐसे भी बोल सकते हैं वी वेंट टू कॉलेज लास्ट मंथ, न कि नेक्स्ट मंथ। सो इसका मतलब भी ये अगला है, ये पिछला है। तो ये प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, एकदम मीनिंग क्लियर होना चाहिए। लास्ट मतलब पिछला, मतलब पास्ट की इंसिडेंट्स है, और पास्ट की कोई बात है तो आप उसको पास्ट टेंस में ही लिखेंगे, न कि किसी और टेंस में। ओके, या सो अब हम ये तीसरा जो है इसका ध्यान से देंगे, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। मतलब जो वाक्य कंडीशनल मतलब जहाँ पे शर्त वाली बात होती है, तो उसके जो प्रिंसिपल क्लॉज में, जी हाँ, मेन क्लॉज में आप फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेन क्लॉज हमको मालूम है कि जिस क्लॉज का मीनिंग अपने आप में
पूर्ण है, क्लॉज मतलब एक सेंटेंस का हिस्सा, तो वाक्य का वह हिस्सा जिसका मीनिंग अपने आप में पूर्ण है। और स्पेसिफिक हो जाए, सो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, सो इसका यहाँ पे यहाँ पे जो है इसका अपना सब्जेक्ट है और ये अपना प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में बात होती है, और प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए वो प्रेडिकेट है। सिंपल डेफिनेशन। सो यहाँ पे यदि हम प्रिंसिपल क्लॉज की बात करें, क्योंकि हमको बोला गया है कि कंडीशनल सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज में आप क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करेंगे। सो अभी सवाल उठता है कंडीशनल सेंटेंस क्या है, तो वह वाक्य जिसमें कंडीशन दी गई है, शर्त दी गई है। अब सवाल उठता है प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, तो वह क्लॉज वह वाक्य का हिस्सा जिसकी मीनिंग अपने आप में पूर्ण है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, वी शैल गो फॉर अ मूवी व्हेन द कोरोना वैक्सीन डेवलप। ओके, जब कोरोना की वैक्सीन आएगी, विकसित हो जाती है, निकल जाती है, तो हम लोग मूवी देखने जाएंगे। सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि हम लोग मूवी देखने जाएंगे या हम लोग मूवी जाएंगे। सो इसका मीनिंग पूर्ण है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये जो वाक्य है, ये जो क्लॉज है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड है। इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं या डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। सबऑर्डिनेट सुना होगा आपने, मेरे ऑफिस में 4 सबऑर्डिनेट हैं, मतलब सहायता करने के लिए हैं या कोऑर्डिनेट करने के लिए हैं। सो वही बात है। सो यहाँ पे ये जो क्लॉज है, ये मेन क्लॉज पे डिपेंड है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की डेफिनेशन यही है, वो क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट हो या जिसकी मीनिंग अपने आप में पूर्ण नहीं हो और वो अपनी पूर्ण मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट हो, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ओके, सो ये रहा प्रिंसिपल क्लॉज, ये रहा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज को बोला गया है भाई साहब कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करेंगे। और यदि याद होगा आपको, तो जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कंडीशनल सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। सो यहाँ पे वी शैल गो फॉर अ मूवी, हम लोग मूवी देखने जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट प्रिंसिपल क्लॉज। कब, जब कोरोना की वैक्सीन निकल आती है तब। सो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, ध्यान देंगे। यदि मन में ये सवाल आ रहा है कि भाई मैं इसको ये कर लेता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख लेता हूँ, या इसको मैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो व्यूवर्स ये एग्जांपल्स गलत हो जाएंगे, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ओके, सो आपको एग्जाम में दोनों तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो प्रिंसिपल क्लॉज में वो इंडेफिनिट डाल देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, या सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपका वो फ्यूचर इंडेफिनिट डाल देंगे। सो दोनों ही कंडीशन में आपको ध्यान देना है। रिमेंबर, आंख बंद कीजिए, सिंपल से एक बात याद कीजिए, कंडीशनल सेंटेंस जिसमें सशर्त या शर्त की बात हो रही है, कंडीशन की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो मेन क्लॉज होगा, वो क्लॉज जिसकी मीनिंग पूर्ण है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। हिंदी में कैसे याद रखेंगे कि हम लोग मूवी देखने जाएंगे जब कोरोना वैक्सीन डेवलप होता है। ओके, न कि होगा। आप दोनों को, आप चाहें कि दोनों को आप फ्यूचर में रखें, वो भी इनकरेक्ट माना जाएगा। ओके, सो वी गो फॉर अ मूवी व्हेन द वैक्सीन ऑफ कोरोना विल डेवलप, ये भी गलत है। यदि आप ऐसे लिखते हैं कि वी शैल गो फॉर अ मूवी, यहाँ पे तो फ्यूचर इंडेफिनिट यूज किया है क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन आप ये बोलते हैं व्हेन द वैक्सीन ऑफ कोरोना विल डेवलप, ये भी गलत माना जाएगा। सो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है कंडीशनल सेंटेंस में कि यदि फ्यूचर के कुछ बात हो रही है तो वहां पे ओके, कंडीशनल का मतलब ये शर्त लगा रहे हैं। ओके, शर्त वाली बात हो रही है, तो वहां पे जो प्रिंसिपल क्लॉज है फ्यूचर इंडेफिनिट, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, दूसरा एक और एग्जांपल देखिए, व्हेन इंडिया अटैक्स चाइना विल रिट्रीट। ओके, यहाँ पे देखिए, यदि आपको याद होगा व्हेन इंडिया अटैक्स, इसकी मीनिंग पूर्ण नहीं है अपने आप में, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसकी मीनिंग पूर्ण है, चाइना विल रिट्रीट, चाइना पीछे हट जाएगा। सो ये इसकी मीनिंग पूर्ण है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इसकी मीनिंग पूर्ण नहीं है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और अभी हमने पढ़ा है कि प्रिंसिपल क्लॉज कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस क्यों है ये, क्योंकि भाई भारत आक्रमण करेगा तो चाइना पीछे हटेगा, तो कंडीशनल है। यहाँ पे शर्त क्या है कि भारत को आक्रमण करना चाहिए। यहाँ पे शर्त क्या था कि जब कोरोना वैक्सीन डेवलप होती है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सो
प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट में होना है जो कि है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना है जो कि है। ओके, यदि आप ऐसे लिखते हैं व्हेन इंडिया विल अटैक तो गलत हो जाएगा। ओके, यदि आप ऐसे लिखते हैं चाइना रिट्रीट्स व्हेन इंडिया अटैक्स, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चाइना विल रिट्रीट एक प्रिंसिपल क्लॉज है जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट में ही होना है, और ये साहब को तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, दूसरा, तो ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब हम बात करेंगे इस पर्पल कलर में एक दूसरे टेंस की, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो कंटिन्यूअस टेंस हम जानते हैं कि ये भविष्य में कोई काम हो रहा होगा। फ्यूचर का मतलब ही यही कि कोई काम भविष्य में हो रहा होगा। सो इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी माने होना 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 प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी इजी। ओके, सो यहाँ पे आई और वी के संग हम शैल लगाते हैं, बेसिकली फर्स्ट पर्सन के संग, एंड सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के संग आप क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। और जब निश्चित कोई बात आती है डिटर्मिनेशन की, तो आप वहाँ पे उल्टा भी कर देते हैं, मतलब आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ आप विल भी लगा देते हैं और सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ आप शैल भी लगा देते हैं। ओके, सो मेन बात यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स, ही विल बी प्लेइंग इन हिज हाउस टुमारो मॉर्निंग, बहुत इजी है, वह अपने घर में कल सुबह खेल रहा होगा। तो आप इमेजिन कर रहे हैं यह एक बात है जो भविष्य में नॉर्मल घटना हो रही होगी, है ना, नॉर्मल घटना हो रही होगी। दे विल बी वेटिंग देयर, वे लोग इंतजार कर रहे होंगे। वी शैल बी वॉचिंग मूवी नेक्स्ट फ्राइडे, हम लोग अगले फ्राइडे मूवी देख रहे होंगे। सो रहा होगा, रही होंगी एंड रहे होंगे। इसका यूज कहाँ करते हैं, जब कोई काम भविष्य में जारी रहेगा। ओके, विवर्स कंटिन्यूअस का मतलब यही है कि भाई जारी रहना, लगे रहना, चलते रहना। सो भविष्य में या फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब काम भविष्य में जारी रहेगा। सो हिज ब्रदर विल बी प्लेइंग इन हिज गार्डन, उसका भाई गार्डन में खेल रहा होगा, भविष्य में काम जारी रह रहा होगा। वी शैल बी टेकिंग क्लासेज एट मिलिट्री एकेडमी इन सितंबर, जी हाँ, लॉकडाउन ओवर होने के बाद मिलिट्री एकेडमी में हम लोग क्लासेस ले रहे होंगे। ओके, सो भविष्य में कोई काम जारी रहेगा तो उसको आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में प्रोजेक्ट करेंगे। अब इसका दूसरा यूज देखते हैं हम कि भविष्य की कुछ निश्चित योजना को बताने के लिए। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि यदि फ्यूचर का कुछ फिक्स्ड प्लान है, सर्टेन प्लान है जो फिक्स है, उसको आपको बताना है तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन एयरफोर्स विल बी इंटीमेटिंग फ्रेश डेट्स ऑफ एग्जाम इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। जी हाँ, हम जानते हैं स्टार 01 ऑफ 2020 जो कि इस साल का पहला एयरफोर्स रिक्रूटमेंट, एयरमैन रिक्रूटमेंट का एग्जाम है, उसका जो फ्रेश डेट्स है अभी उनके एयरफोर्स के लेटेस्ट नोटिस के अकॉर्डिंग कि वो जुलाई के दूसरे सप्ताह में आएगा। सो यहाँ पे ध्यान देंगे कि भविष्य है, कुछ निश्चित योजना है, उसको बताने के लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूअस दैट इज विल बी इंटीमेटिंग। ओके, एयरफोर्स भारतीय वायुसेना जुलाई के दूसरे सप्ताह में नए डेटों की घोषणा या सूचना दे रही होगी। ओके, दूसरे सप्ताह में। दूसरा, द इंडियन नेवी विल बी अपडेटिंग पीएफटी एंड मेडिकल एग्जाम डेट्स इन द सेकेंड वीक ऑफ अगस्त। सेम बात, नेवी का भी अभी जो रिक्रूटमेंट होने वाला है उसमें ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट तो आ गया था मार्च में, लेकिन पीएफटी एंड मेडिकल कोरोना की वजह से अभी भी ड्यू है। सो उन्होंने क्या बोला है, ऑनलाइन कॉल करने पे कंफर्म करके पता चला कि सेकेंड वीक ऑफ अगस्त अराउंड में वो लोग पीएफटी एंड मेडिकल एग्जाम की डेट देंगे। सो क्या बताना चाह रहे हैं हम आपको, ये बताना चाह रहे हैं कि भविष्य की कुछ निश्चित योजना है, उसको बताने के लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। वेरी इजी। सो अब हम बात करेंगे, इनफैक्ट ये जो टेंस है कंपेयर टू प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, ये जो फ्यूचर टेंस है थोड़ा छोटा है, आपका अगले 10 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो एंजॉय कीजिए। सो ये गौर करें, सो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर का मतलब ही यही है कि भविष्य की बात है, एंड परफेक्ट का मतलब क्या है कि वो काम पूरा हो चुका होगा, मतलब भविष्य का कोई काम जो है वो पूरा हो चुका होगा। सो यहाँ पे हम जानते हैं कि क्या है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस MV3, जैसे हर परफेक्ट टेंस में होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी आप V3 का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी यूज करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट में भी आप V3 का यूज कर रहे हैं।
ओके, सो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस यहाँ पे हैव जुड़ जाता है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यदि इसका यूज कहाँ करना है कि कोई भी एक भविष्य की निश्चित समय तक कार्यवाही पूरी हो जाएगी, मतलब कोई एक जो काम है, कोई एक्शन जो है वो भविष्य के एक निश्चित समय तक पूरा हो जाएगा। क्यों हम पूरा होने की बात कर रहे हैं? बिकॉज इट्स परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट में तो भाई परफेक्ट होगा, काम पूरा हो गया रहेगा। हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे तो काम तुरंत पूरा हुआ रहता है, जैसे मैं खाना खा चुका हूं, ओके, अभी जस्ट खाया हूं मतलब खा चुका हूं, ओके। पास्ट में क्या था, कोई काम बहुत पहले पूरा हो चुका था क्योंकि पास्ट हो रहा है और परफेक्ट है। मैं बाजार जा चुका था, मैं पटना घूम चुका था, ओके, सो कोई काम बहुत पहले हो गया है। मेरी वाइफ पहले ही डिनर बना चुकी थी, सो बहुत पहले ही काम हो गया। और फ्यूचर में क्या है, इसमें भी वही बात है, बहुत इजी है ध्यान रखना कि एक तो फ्यूचर में कोई काम पूरा हो जाएगा एक निश्चित समय तक, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर टेंस लेसन बाय टुनाइट। जी हाँ, आज रात तक हम टेंस का अपना जो लेसन है उसको फिनिश कर चुके होंगे। इजी, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, या कर लिए होंगे, ये होंगे, या होगा, या ऐसे करके वाक्य जो एग्जाम्पल्स हैं, ओके। एक और एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर विल हैव एड्रेस्ड द नेशन बिफोर 1 जुलाई 20। वेरी इजी, प्रधानमंत्री 1 जुलाई 2020 से पहले राष्ट्र को संबोधित कर चुके होंगे। वेरी इजी, क्योंकि कोरोना है तो उनको भाई अनलॉक 2.0 पे बात करना है, ओके। सो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भविष्य की कोई निश्चित काम जो है एक निश्चित समय पे पूरी हो जाएगी फ्यूचर में, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बात करेंगे, ओके। और यहाँ पे एक और हिंट है कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आते हैं यहाँ पे, जैसे बाय टू नाइट, बिफोर जुलाई एटसेट्रा। सो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बाय टुमारो हो सकता है कुछ टॉपिक पे, कल तक, प्रधानमंत्री का नेक्स्ट वीक तक हो सकता है। सो यहाँ पे कहने का मतलब यह कि फ्यूचर परफेक्ट में आपको इस तरह के वर्ड्स भी मिल सकते हैं, ओके। सो दूसरा, टू एक्सप्रेस लाइकलीहुड और इन्फरेंस। जी हाँ, इन्फरेंस एक नया वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अनुमान लगाना। इनफैक्ट जो कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज है, जब आपको पैसेज मिलता है तो उसमें भी आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन्फरेंस निकालते हैं, अनुमान लगाते हैं। वो इन्फरेंस क्या है, जैसे ऑथर का मूड कैसा है, उसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है, वो किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, ओके, उसका रिदम क्या है। सो इस तरह की जब चीज़ें आप बात करते हैं तो आप अनुमान लगाते हैं उस पैसेज को पढ़ने के बाद, उसके टोन को पढ़ने के बाद। सो यहाँ पे एक बात ये हो रही है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम वहाँ पर भी यूज करेंगे जहाँ पे हमको संभावना या अनुमान व्यक्त करना है, टू एक्सप्रेस लाइकलीहुड और इन्फरेंस। फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि नॉर्मली दिस इज रिलेटेड विद पास्ट, ओके। यदि आप एक संभावना या अनुमान व्यक्त कर रहे हैं लेकिन वो क्या है, पास्ट से घटना जुड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव वॉच्ड द मूवी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। आपने सुशांत सिंह राजपूत का मूवी देख चुके होंगे, ओके। आप अनुमान लगा रहे हैं, ओके, वो भी किसके बारे में, पास्ट का कोई घटना है उसके बारे में, ओके। सो दूसरा, दे विल हैव रिटर्न्ड होम आफ्टर वर्क। जी हाँ, वे लोग काम से लौट चुके होंगे। आप फिर संभावना या अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरह की संभावना या अनुमान व्यक्त करने के लिए आप क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और नॉर्मली इस तरह का संभावना या अनुमान क्या होता है, पास्ट से जुड़ा होता है। मतलब भाई वो लौट चुके होंगे, वो आप मूवी देख चुके होंगे, ओके। तीसरा, जब वाक्य के दोनों भागों का संबंध भविष्य से हो, क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो भाई फ्यूचर में की ही बात होगी, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कार्य पहले समाप्त होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में। यदि थोड़ा सा आप ध्यान दें, मैं पास्ट की बात करूं तो वहां पर भी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो जो काम पहले हुआ वो परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में हुआ वो किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पे आप फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज ना करके क्या करेंगे, जो काम पहले हुआ वो फ्यूचर परफेक्ट में, और जो काम बाद में समाप्त होगा, हुआ नहीं होगा, वो सिंपल प्रेजेंट में। क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो सारे जो एग्जाम्पल होंगे वो सब जो है, सारे जो टेंस है, सारे जो सेंटेंस होंगे वो फ्यूचर के ही होंगे, ओके। सो वी वुड हैव वॉच्ड द मैच बिफोर फादर कम्स।
जी हाँ, पिताजी के आने से पहले हम लोग मैच देख चुके होंगे। क्लियर है? पिताजी के आने से पहले कौन सा काम पहले हो रहा है? मैच देखना वाला काम पहले हो रहा है कि भाई मैच हम लोग देख चुके होंगे। सो ये काम पहले समाप्त हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट। ये काम बिफोर फादर कम, जी हाँ, पिताजी बाद में आएंगे, मैच पहले हम लोग देख चुके होंगे। सो वो क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट में। सो व्यूअर्स, यहाँ पर फिर बात आ जा रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कि इस तरह की जब संभावना व्यक्त होती है तो आपको एक जो क्लॉज होगा, ओके, जो काम पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में, जो दूसरा होगा वो सिंपल प्रेजेंट में। सो मेरा एक और रिक्वेस्ट है आपसे, आप कंपैरिजन करके पढ़ाई करें, तुलना करके पढ़ाई करें, एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ाई करें, तो आपकी जो नॉलेज होगी बहुत अच्छी होगी और आप कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। ओके, दूसरा, यू वुड हैव फिनिश्ड द रेस बिफोर शी फिनिशेज। जी हाँ, आप रेस फिनिश कर चुके होंगे जब तक वो फिनिश करती है। ओके, सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो काम पहले हुआ कौन फिनिश करेगा? आप फिनिश करेंगे। सो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वुड हैव फिनिश्ड, और कौन बाद में हो रहा है? जी हाँ, वो बाद में फिनिश कर रही है तो वो सिंपल प्रेजेंट में शी फिनिशेज। ओके, नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, और ये एक ही स्लाइड है, बहुत जल्दी हो जाएगा। सो सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह ये भी रहा होगा, रही होंगी विद टाइम रेफरेंस। सो यहाँ पे क्या होता है कि भविष्य में एक निश्चित समय तक काम जारी रहेगा। पूरा तो कर नहीं सकते, क्योंकि पूरा होगा तो फिर तो वो परफेक्ट हो जाएगा। और कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब काम पूरा भी हुआ है और जारी भी है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उस समय भी चलता रहता है और कुछ पूरा भी हुआ रहता है। पास्ट में क्या है? कुछ समय तक वो काम चल के पूरा हो गया रहता है। और फ्यूचर में क्या है कि कुछ समय तक पूरा होके कुछ समय तक जारी भी रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है तीनों टेंसेस। सो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भविष्य में एक निश्चित समय तक काम जारी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो स्ट्रक्चर है सबकी तरह है, बीन पे यूज हो रहा है, हैव बीन होता है, यहाँ पे विल शैल आगे लग जाता है, विल या शैल प्लस वर्ब आईएनजी। एग्जाम्पल, वी शैल हैव बीन कवरिंग सिंटेक्स फ्रॉम मॉर्निंग। जी हाँ, हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम लोग कल सुबह से या हम लोग सुबह से सिंटेक्स कवर कर रहे होंगे। ओके, सो भविष्य में एक निश्चित समय तक काम जारी रहेगा। यहाँ पे देखिए, ही विल हैव बीन वर्किंग इन हिज ऑफिस फ्रॉम 9 o'clock। जी, हम किसी से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वह अपने ऑफिस में सुबह 9 बजे से काम कर रहा होगा। ओके, सो टाइम फैक्टर भी है, ओके, टाइम ड्यूरेशन भी है, और पूरा भी कुछ काम हुआ है और चल भी रहा है। सो यही है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और हम जानते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ध्यान लूंगा, इस सर्किल डालने का मकसद ये है कि हम सब जानते हैं कि इनडेफिनिट टाइम के लिए आप फॉर का यूज करते हैं, लाइक 1 hour, 1 day, 2 weeks, 1 month, 2 years सॉरी, एटसेट्रा। लेकिन जब डेफिनिट टाइम की बात होती है तो पहले हम लोग प्रेजेंट एंड पास्ट में सिंस का यूज करते थे, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप क्या करते हैं? डेफिनिट टाइम के लिए फ्रॉम यूज करते हैं। ओके, यही वजह है कि हमने यहाँ पे सिंस मॉर्निंग ना दिया है, सिंस 9 o'clock ना दे करके हमने फ्रॉम 9 o'clock और फ्रॉम मॉर्निंग दिया है। ओके, सो आपको डेफिनेट टाइम के लिए फ्रॉम लिखना है, या तो फ्रॉम मॉर्निंग, इवनिंग, 7 o'clock, फ्रॉम 7 o'clock, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम जुलाई, फ्रॉम 2020, एनीथिंग। ओके, ये टेंस जो है बहुत कम एग्जाम में आता है, बस आप चूंकि सिलेबस में है तो हमको याद रखना जरूरी है। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे और एनर्जी दीजिए, ताकि मैं और भी आपके लिए बेहतरीन वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।